हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने बात किया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स जब तक नहीं लगती, कौन सी फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तक उसके अंदर उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ना तो वो स्टेशनरी से मोशन में आएगा, ना ही मोशन से वो रेस्ट पे आएगा, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसके हमने बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी की। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, इसमें क्या है कि मान लीजिए एक कार खड़ी है, पुराने ज़माने की है, फिएट कार हमारी, स्मॉल सी विंडोज़ हो गई, ठीक है। दिस कार इज़ एट रेस्ट। नाउ वी वांट दिस कार टू मूव एंड स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ से 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये उसकी वेलोसिटी हमें चाहिए। अभी वेलोसिटी क्या है? 0। तो इस कार को हमने धक्का देना शुरू किया। वी स्टार्टेड पुशिंग दिस कार। पुश करना शुरू किया। पुश करेंगे तो धीरे 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 इट विल गेन दी वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। मगर ऐसा तो नहीं कि आपने धक्का दिया और छोड़ दिया, धक्का दिया और छोड़ दिया कि ठीक है गेन कर लेगी अपनी पोजीशन। ऐसा तो नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेजुअली इट एक्चुअली गेन दी मोशन दैट वॉज रिक्वायर्ड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड को गेन करना था, विच इज़ सफिशेंट टू स्टार्ट इंजन। लेकिन हमने क्या किया? बट इफ कार इज पुश्ड बाय द पर्सन और बाय पर्सन, इट हार्डली, अगर एक बंदा उसको धक्का दे तो गाड़ी स्टार्ट होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। इट हार्डली स्टार्ट्स। मगर व्हेन इट इज पुश्ड बाय पीपल कॉन्टिन्यूसली, लगातार हम उसे धक्का देते रहते हैं फॉर सम टाइम, देन इट स्टार्ट्स। मगर कैसे? पीपल पुश इट कंटिन्यूसली फॉर सम टाइम ऑन रोड इन स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? देन इट स्टार्ट्स or may start. Why so? Because speed increases gradually, एकदम से नहीं होता, it goes gradually from 0 to 1 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब हमने पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। गाड़ी का कुछ मास भी होगा, कुछ वेलोसिटी भी होगी। सो व्हाट वी आर डूइंग, सो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज about is brought about by some suitable magnitude of force and suitable duration for which force is exerted. इसका मतलब पहले मोमेंटम क्या था? 0, क्योंकि मोमेंटम हमें पता है क्या होता है। मोमेंटम मोमेंटम होता है बच्चों m इंटू वी। पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी कितनी है? 0। अब मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम के पास कुछ वेलोसिटी होगी, देयर इज सम वेलोसिटी इन मोशन, ठीक। सो इसका मतलब इस मोमेंटम से इस मोमेंटम में आने के लिए कुछ तो टाइम चाहिए, टी टाइम इज रिक्वायर्ड। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। momentum is about by is momentum is about by some suitable magnitude of force. Momentum is brought, sorry the word is left, momentum is brought, क्योंकि पहले मोमेंटम क्या था? 0। अब मोमेंटम की कोई वैल्यू है। सो मोमेंटम इज ब्रॉट अबाउट बाय सम सूटेबल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि कोई तो धक्का लगा था, देयर वॉज सम फोर्स
acting on it for some required amount of time to cause this change in momentum. Correct? So सेकेंड लॉ क्या स्टेट करता है? सेकेंड लॉ बच्चों स्टेट्स दैट rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum of the body, rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the external force applied on it. Rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied on the body, and this change takes place always in the direction of, and this change take place always in the direction of the applied force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में आपको चेंज भी मिलेगा. So rate of change of linear momentum of the body is directly proportional to the force applied on it, and this change takes place always in the direction of the applied force. So इसको कैसे लिख सकते हैं हम? Change in momentum upon time taken to change this momentum. This is directly proportional to force applied. Right? So इसका मतलब क्या हुआ? So it means if force applied is more than rate of change of momentum is more and in the direction of force. जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स पड़ा है बच्चों, ठीक है, इसको आपने फोर्स अप्लाई किया है. फोर्स किस डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन है फोर्स की. Let us say this is the box A. Now what is the mass? Let us say it is ma and the velocity ua. Now ua is equal to 0, initial velocity. इसको जब आपने पुश किया तो आफ्टर सम टाइम, लेट अस से टाइम t, it gained some velocity and this box A have gained the velocity va. Correct? va is velocity at time t. करेक्ट? सो देखो अब फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही थी? इस डायरेक्शन में. ये बॉक्स पहले स्टेशनरी था, एट रेस्ट था, नाउ इट्स इज इन मोशन. मोशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी. सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज व्हाट इज द सेकेंड लॉ. चलिए इसको मैथमेटिकली देखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे. अगर हमें मैथमेटिकली निकालना हो, मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा वैसे कि क्या करने वाले हैं. हम कहते हैं लेट mass of an object be small m. ठीक. Initial velocity of object be u
फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी v। ठीक है जी। टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी bt, and F is the external force applied. Applied on body, which is constant in magnitude, यानी कि एक इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हम लगा रहे हैं यहाँ। ठीक है जी। चलिए अगर डेरिवेशन करें इसकी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द इनिशियल मोमेंटम बी p1 that is m into u, and let the final momentum be p2 that is mv, right? So change in linear momentum क्या हो जाएगा? So change in momentum क्या हो जाएगा बच्चों? Why we are using the word linear momentum? Because motion is in straight line. ठीक है, because motion is in straight line. So change in momentum क्या हो जाएगा? That is delta p. इसको बच्चों डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा डिनोट से चेंज. So this is equal to what? p2 minus p1. Can we write mv minus mu? Can this be written as mv minus u? I hope this is not at all difficult. Okay. Now अगर रेट लिखना हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, चेंज इन टाइम. सो व्हाट इज डेल्टा p? p2 माइनस p1. एंड व्हाट इज डेल्टा t? t माइनस 0, क्योंकि शुरू कहाँ से हुआ था? 0 से. व्हाट इज दिस? mv minus u divided by t minus 0 is t. Now recall from the equations of motion. The first equation of motion, chapter number 7. Equation of motion क्या थी? v is equal to u plus at, or we can say v minus u upon t is equal to a. Right? Let us mark this one as 1 and this one as 2. Now put 2 in 1. So आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन t, और इस वैल्यू को चेंज करना है हमने, एंड वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू m इंटू ए. सो यहाँ से आपको मिलता है बच्चों मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. ऑल्सो इट इज सेड दैट force is directly proportional to rate of change of momentum. इसका मतलब F is directly proportional to mv minus u upon t, और F is directly proportional to ma. अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे? एम के एम ए, एंड व्हाट इज दिस के? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. यानी कि कोई चीज़ है जो कांस्टेंट होगी, अगर कांस्टेंट है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा. और ये के क्या है बच्चों? के डिपेंड्स अपॉन ऑन the units adopted for measuring force. फोर्स को मेजर करने के लिए क्या यूनिट यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. इफ़ फोर्स इज इक्वल टू 1, मास इज इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली दिस इज kg मीटर पर सेकेंड. सो k क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, because F upon m upon a is equal to k. तो k की वैल्यू 1 आ जानी चाहिए. ठीक.
सो यहाँ पे आप लिखेंगे ए यूनिट फोर्स इज दैट फोर्स which produces, okay, this is 1 meter second का square, which produces a unit acceleration in a body of unit mass. यानी 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आती है तो जो फोर्स उस पर लग रही है दैट विल बी 1 यूनिट. सो वी कैन से दैट, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ k in F is equal to kma as 1, force will be equal to m into a. So this is how we have derived the value of force. This is the mathematical form of Newton's law. Second law of Newton. सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का मैथमेटिकल फॉर्म क्या है अगर क्वेश्चन आता है तो इट इज़ F इज इक्वल टू m इंटू ए. और ये सीधा है दैट फोर्स एक्टिंग on an object is equal to the product of mass of the object and acceleration produced. Right? तो कई बार वैसे ही पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में डिफरेंस क्या है बच्चों. तो आप याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन गिव्स अस द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स. वो सिर्फ बताता है कि फोर्स क्या है, लेकिन फोर्स कैलकुलेट कैसे करनी है, उसको क्वांटिफाई कैसे करना है, वो आपको देगा सेकेंड लॉ. This is the quantitative measure of force. So now what is the SI unit of force? F is equal to mass into acceleration. मास की यूनिट होती है 1 kg, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. सो फोर्स क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन. अगर 1 है तो उसको न्यूटन भी कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N. अगेन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी विच विल हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. करेक्ट. अब सोचिए अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाए सो व्हाट विल हैपन, फोर्स विल बी ज़ीरो, है ना. तो ये होगी ऐसा यूनिट. व्हाट इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स? स्मॉलर यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज डाइन. 1 डाइन. 1 डाइन और न्यूटन में डिफरेंस क्या है? 1 न्यूटन बेटा 10⁵ डाइन के बराबर होता है. कन्वर्जन के लिए काम आएगा. 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन. और इसके अंदर हम क्या लेते हैं? 1 डाइन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन मास विल बी टेकन इन ग्राम एंड एक्सेलरेशन विल बी टेकन इन सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. सो 1 डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स and 1 dyne is equal to 10⁵ -5 न्यूटन. और अगर न्यूटन को निकालोगे
तो 10⁵ डाइन हो जाएगा, ठीक। और 1 N इज इक्वल टू 1 kg/मीटर/सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। सो ये यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। सो लेट अस लुक एट द एप्लीकेशंस, या फिर एग्जाम्पल्स भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला क्या है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये एप्लीकेशंस इसकी, बिकॉज इसी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये मोस्टली 3 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स किसी भी कैटेगरी में आ जाते हैं। सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। नंबर 1 इज टू कैच अ बॉल, cricketer pulls his hand backward. To prevent injury. To his hands. ऐसा कैसे? देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए आपका क्रिकेटर जो है वो बॉल को एज इट इज़ पकड़ने की कोशिश करता है और हाथ को पीछे नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए आपका क्रिकेटर बॉल को कैच करना चाह रहा है, ठीक। अगर वो स्टेशनरी रहे, बॉल एक वेलोसिटी के साथ उसकी तरफ आ रही है, लेट अस से इट इज़ हैविंग v वेलोसिटी। अब जैसे ही बॉल इस हैंड में आके रुकेगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल? दैट विल बी 0। सो लेट अस टेक इट एज u इसकी कोई वैल्यू है, लेट अस से इट इज़ कमिंग विद 100 मीटर/सेकेंड की स्पीड से आ रही है, अचानक से 0 हो जाएगी। लेट अस से मास ऑफ द बॉल इज़ 100 ग्राम, चलो 10 ग्राम मानते हैं। 10 ग्राम की बॉल है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन यहाँ आई और टाइम टेकन वॉज लेट अस से 10 सेकेंड्स, ठीक। सो लेट अस से अगर ये होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ? mv-u/t. Let us do it. 10 gram. Ball is coming towards the cricketer who is trying to catch the ball. This is the final velocity which is going to be 0, यानी कि the ball will stop in his hands. और बॉल जो है वो 100 मीटर/सेकेंड की स्पीड से भागी आ रही है towards the cricketer, right? और let us say the time taken is t equal to 10 seconds और ये बॉल आके रुक गई, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? mv-u/t। नाउ मास को kg में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिखोगे आप? 10 × 10⁻³ v कितना है? 0, u कितनी है? -100 डिवाइडेड बाई t इज़ 10। सो टोटल कितना हो गया बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा यहाँ? 10 × 10⁻³ माइनस 10⁻²। कैन बी राइट 100 को 10⁻², मल्टीप्लाई, माइनस थोड़ी है, अपॉन 10। ये 10 दोनों कैंसिल, ये कितना हो गया? 10⁻³ प्लस 2 एंड इन द नेगेटिव साइन। सो ये कितना हो जाएगा? आपको पता है बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो -3 + 2 कितना हो गया? -10⁻⁻1, करेक्ट। मोमेंटम है, मोमेंटम की वेलोसिटी क्या लिखोगे आप? kg/सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ठीक है। ये होगी आपकी, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द फोर्स। सो फोर्स किस डायरेक्शन में आ रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, -10। 1 पावर है तो 0.1 भी लिख सकते हैं। सो वी कैन से 0.1 kg/सेकेंड का स्क्वायर, ठीक। ये है कंडीशन जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेकेंड है। अब आप ये देखिए, अगर क्रिकेटर ने अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लिया, ठीक है, लेट अस से वो और पीछे की तरफ चला गया, सो व्हाट इज़ ही डूइंग? ही इज़ इंक्रीजिंग दिस टाइम, कि बॉल आई, उसके हाथ में रुकी और उसका हाथ भी मूव कर रहा है साथ में। सो इट इज़ गिविंग टाइम कि बॉल की वेलोसिटी अभी एकदम से कम नहीं हो रही। सो लेट अस से कि अगर बॉल क्रिकेटर अपना हाथ पीछे खींचता है, इफ़ क्रिकेटर पुल्स हिज हैंड
बैकवर्ड। सो बॉल को रुकने का टाइम बढ़ गया। लेट अस से लेट टी डैश बिकम 20 सेकेंड, 10 सेकेंड उसने फालतू ले लिए, तो व्हाट विल हैपन, सेम वैल्यूज लिखते हैं टी 20 सेकेंड के साथ, एम वी माइनस यू अपॉन टी विच इज़ 0.10 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10 यानी 100, ऑब्वियसली माइनस में क्योंकि जीरो वेलोसिटी माइनस में, डिवाइडेड बाय 20। सो 10 की कटेगा तो बचेगा आपका नीचे 2, 2 से ही कटेगा तो ये आएगा 50। सो बच्चों कितना आ जाएगा, -50 इंटू 10⁻³ तो कितना रह गया, -0.05, 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद 0। सो देखिए इतना kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, अब आप ये देखिए ये है फोर्स एफ डैश, ये तब है जब आपके क्रिकेटर ने हाथ पीछे हटाया। नाउ लुक इनटू दीज टू, एफ डैश एंड एफ डैश इज -0.05, एफ इज -0.1। कौन सी ज़्यादा बड़ी टर्म है, इंडीड दिस वन इज बिगर, सो इट शोज दैट एफ इज मोर देन एफ डैश। हमें चोट कम लगाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स कम लगनी चाहिए। सो जब फोर्स कम हो जाएगी तो क्रिकेटर को चोट नहीं लगेगी, सो फोर्स डिक्रीजेस, और यू कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम decreases. So what can we conclude from here? We can conclude that since time increases, force decreases. As acceleration decreases with time. ठीक, एंड लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड इम्पैक्ट ऑफ बॉल रिड्यूसेस टू प्रिवेंट इंजरी। सिमिलरली सेकेंड एप्लीकेशन देखो बच्चों, इन केस ऑफ अ हाई जंप। ठीक, हाई जंप लॉन्ग जंप दोनों में ये एप्लीकेबल है। एथलीट्स जंप ऑन अ कुशन बेड और सैंड, या तो रेत में या फिर कुशन बेड के ऊपर रहता है। कभी देखा है पत्थर के ऊपर उनको बोले कि जंप करिए, नहीं कहते, क्यों, टू अवॉइड इंजरी। अब आप समझ गए होंगे, कुशन के अंदर जब जंप करेगा तो टाइम बढ़ जाएगा लैंड करने का, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा, तो इंजरी कम लगेगी। सो टू अवॉइड इंजरी देखो कैसे, फॉलिंग ऑफ ऑन cushioned bed increases time to change velocity। ठीक, सो rate of change of momentum decreases, acceleration decreases, and the impact of force on athlete decreases. This prevents injury। राइट, अब हम सारे तो एथलीट नहीं हैं, हमें तो कुछ और भी चाहिए सिंपल सा समझने के लिए, तो आसान है बच्चों, सीट बेल्ट्स जो आपकी कार में हैं
वो भी यही काम करती है. लुक एट इट, किस तरह से आपकी लाइफ के अंदर फिजिक्स अप्लाई होती है. सीट बेल्ट्स क्या करती हैं? देखो, बेल्ट्स exert a force on the body. देखिए कैसे. देखिए, जैसे एक बंदा गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, ठीक, और उसने सीट बेल्ट पहनी है. सो आपको बस वाला एग्जाम्पल तो याद होगा कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो व्हाट विल हैपन, हमारी लोअर बॉडी रुक जाएगी क्योंकि वो बॉडी बस के साथ जुड़ी हुई थी. अपर बॉडी विल कीप ऑन मूविंग. सो होगा क्या, आपका कोशिश चांसेस होंगे कि यू विल स्ट्राइक टू दी डैशबोर्ड इन अ कार. अगर आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी एकदम से रुकती है, सो व्हाट विल हैपन, ये फ्रंट बॉडी जो है इट विल स्ट्राइक टू द डैशबोर्ड. अब बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है, लेकिन जो आपकी सीट बेल्ट है बच्चों, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगी बैकवर्ड. ठीक है. सो अगर मान लीजिए ये फोर्स आप लगाते हैं F2 और ये फोर्स लगाते हैं F1, सो F2 इज डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज़ नेगेटिव ऑफ F1. ठीक है. जो फोर्स आपकी आगे की तरफ, आप आगे की तरफ झुके हो, तो सीट बेल्ट आपको आगे झुकने का जो टाइम है आपका वो कम कर देगा. सो व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे टाइम कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम हो जाएगा. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. जब आप ब्रेक लगती है तो आप आगे झुकते हो तो बेल्ट आपको पीछे की तरफ खींचेगी, तो दिस विल इंक्रीज द टाइम ऑफ मूवमेंट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो बेल्ट exerts force on the body of the passenger and makes forward motion slower. सो ये आपका है फॉरवर्ड और ये है आपका बैकवर्ड. सो फॉरवर्ड को अगर बैकवर्ड अपोज करेगी तो डेफिनेटली फॉरवर्ड की फोर्स कम हो जाएगी. करेक्ट. स्लोअर. देन टाइम टेकन by passengers to fall forward will increase. बड़ी सीधी सी बात है ना. एक बहुत तेज़ी से चीज़ जा रही थी, उसको हमने स्लो कर दिया, अब वो जाने में टाइम कम लेगी, टाइम ज़्यादा लेगी. सो द टाइम टेकन बाय पैसेंजर टू फॉल फॉरवर्ड विल इंक्रीज. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum will decrease, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. देखिए, मास v माइनस यू अपॉन टी, ठीक, टाइम इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इक्वल टू फोर्स. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल डिक्रीजेस, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स. डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फाइनल वैल्यू आपको कम ही मिलेगी, इट विल डिक्रीज. हेंस द पैसेंजर विल गेट नो और लिटिल इंजरी. या तो चोट लगेगी नहीं, बच जाएगा, और अगर लगी भी तो बहुत कम चोट आएगी. दैट इज़ वाई वी ऑलवेज से कि ड्राइव करते हुए या आप कार में जब बैठे हैं तो आप हमेशा सीट बेल्ट पहन के बैठें. नाउ स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन भी कई बार पूछी जाती है, दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. देखिए कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. इसमें होगा क्या, हमें पता है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी. दिस इज द सेकेंड लॉ, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. Can this be written as F into T is equal to mv minus mu? आराम से लिखा जा सकता है. Now if no
unbalanced force is applied, then what is going to happen? F into T will be equal to 0 because फोर्स लगी नहीं रही, फोर्स 0 है, माने F is equal to 0 है, तो ये 0 हो जाएगा. Now this is equal to what? mv minus mu. Can this be written as mv is equal to mu? m से m कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? v is equal to u, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में रहने वाला है. चलिए एक बार फिर से देख लो. F is equal to mv minus u upon t. Ft is equal to mv minus mu. If F is equal to 0, तो 0 into t is equal to mv minus mu. 0 is equal to mv minus mu. So mv is equal to mu. m और m कैंसिल, v is equal to u, यानी कि initial velocity will be equal to final velocity if no unbalanced force is exerted. इसको एक और तो बात समझते हैं. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहने का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, राइट. और दूसरी चीज़ देखो, ये तो हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रुकेगा नहीं. इफ सेकेंड कंडीशन देखते हैं. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, देन in the same situation v will also be 0. Again, object remains at rest until an unbalanced force is applied. Correct? And similarly, we can say that an object is moving in a circular fashion, ठीक है, it will keep on moving as a tangent in the initial velocity until and unless a centripetal force is applied, which is going to change the direction. This is going to be the v. Now u चाहे मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड ऑफ u may be equal to v, maybe, माने it can be 40 meter per second, it can be 40 meter per second. It does not mean they are same because direction is changed. Direction of u and v are not same. क्यों? क्योंकि एक ऐसे मूव कर रहा था और एक ऐसे मूव कर रहा है. So the direction has changed. So this is how we can apply the, और ये भी कब possible है? Only when force is applied. So this is the third condition. Right? So we can find the second law of motion से first law of motion को हम deduce कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. A constant force acts on an object of mass 5 kg. आपको मास गिवन है 5 kg. ऐसा यूनिट है, कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है. फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds, टाइम पीरियड गिवन है, आप यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं. अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस मास फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम t. वेलोसिटी गिवन अभी नहीं है इसमें. सो इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड. फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड का मतलब दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, टू 7 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. तो आपको v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, t गिवन है, m गिवन है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो फोर्स क्या लिखोगे? m v माइनस u डिवाइडेड बाई t. v माइनस u is 4. 4 into 5 20. 20 divided by 2, that is a 10. So it is going to be 10 Newton. Now if the force was applied for a duration of 5 seconds, वही फोर्स है लेकिन ड्यूरेशन बढ़ा दी,
व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या क्या गिवन था, दैट फोर्स यू हैव टू फाइंड आउट, टाइम पीरियड इज गिवन टू यू 2 सेकेंड। बच्चों हमेशा सबसे पहले गिवन लिखिए क्या क्या गिवन है, ठीक है। टाइम पीरियड गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, और आपको मास गिवन है, करेक्ट। ये सब चीज़ें आपको गिवन है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फोर्स, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या लिखेंगे हम, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास v minus u upon t. Why so? Because force is equal to change in momentum, a rate of change of momentum, ठीक। m v minus u upon t. Mass is given to you, it is in SI unit, okay, 5 kg. 7 minus 3 upon t, that is 2 second. So कितना आ जाएगा, 5 into 4 upon 2, 2 से 4 कैंसिल, so it is 10 न्यूटन, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द फोर्स। आ गई। नाउ सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहा है हम यहीं पे कर लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ कंटिन्यूस टॉपिक। अब वो कहता है कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन ही है, फोर्स इज गिवन टू यू 10 न्यूटन। ही सेज नाउ टाइम ड्यूरेशन इज 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए दे रहे हैं, मास उतना ही बता रहा है। इसे मास इज़ नॉट चेंज्ड, सिर्फ हमने ये किया है, ये फोर्स 10 न्यूटन की, अब 2 सेकेंड ना लगा के 5 सेकेंड लगाइए, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी वही है। ये सब चीज़ें आपको गिवन है, करेक्ट। सो चलिए फिर से लगाते हैं, F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमें v निकालना है, तो v की टर्म को सेपरेट करके बाकी सब चीज़ों को लेफ्ट एक साइड पे कर देते हैं। सो इट विल बी एफ टी अपॉन एम इज इक्वल टू वी माइनस यू। अच्छा कैसे हो गया, चलिए ये भी देख लेते हैं। एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब मैंने m को डिनोमिनेटर में ले लिया, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ v चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, एफ टी अपॉन एम प्लस यू इज इक्वल टू वी। वैल्यू पुट कर लेते हैं सारी। f की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 10, टाइम 5, मास 5, प्लस u कितना है 3, सो 5 से 5 कैंसिल, 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी। अगर यही फोर्स आप 2 सेकेंड की बजाय 5 सेकेंड लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 13 मीटर पर सेकेंड। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9.2, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square acceleration, or 4 kg mass at a acceleration of 2 meter per second का square। mass given है, acceleration given है, he is asking which would require greater force। यहाँ से तो सिंपल आप निकाल सकते हैं, force is equal to mass into acceleration, जिसकी वो टोटल वैल्यू ज़्यादा आएगी उससे ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज़ गिवन, सबसे पहले लिखना है हमें गिवन क्या क्या है। आपको मास गिवन है m1 दैट इज़ 2 kg, एंड यू आर गिवन वेलोसिटी एक्सेलरेशन दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। m2 गिवन है आपको 4 kgs, एंड एक्सेलरेशन गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, करेक्ट। दे आर आस्किंग, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड विच वुड रिक्वायर मोर फोर्स। सो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू M1 A1, और यहाँ लिख लीजिए F2 इज इक्वल टू M2 A2, ठीक। मास गिवन है 2, SI यूनिट में है, नो नीड टू कन्वर्ट। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेन SI यूनिट है तो नो नीड टू कन्वर्ट। सो इट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और 10 न्यूटन। और इसमें क्या होगा, 4 इंटू 2, अगेन SI यूनिट्स हैं दोनों, नो नीड टू कन्वर्ट, kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और न्यूटन। सो F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। F2 निकलाई, F1 निकला है। ना आप देख सकते हो इसमें से कौन ज़्यादा है,
तो डेफिनेटली इट इज़ F1 इज़ मोर देन F2. सो आप लिख सकते हो दैट एक्सेलरेटिंग 2 kg mass at 5 meter per second square require more force. Right? This is how you have to answer the questions. जो पूछा जाए उसे एंड में आपने एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आंसर ज़रूर बताना है. दिस इज़ द रूल ऑफ NCERT और CBSE. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अ मोटर कार इज़ मूविंग with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप. देखो मोटर कार इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको, एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप. स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई. आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाइड का मतलब डी एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी. कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार, आपको F निकालना है. इफ़ इट्स मास अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इज़ 1000 kg. टोटल मास गिवन है आपको, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको फोर्स निकालनी है. वेरी सिंपल आंसर, करेक्ट. चलिए अगेन हम फटाफट लिखते हैं गिवन क्या है. सबसे पहले गिवन इज टाइम गिवन टू यू इज़ 4 seconds. Initial velocity given to you 108 kilometer per hour. Final velocity given to you 0. Then mass is given to you 1000 kgs. ठीक. What is to be find out? Find force. Correct? Now सबसे पहला स्टेप किसी भी क्वेश्चन को करने का आपका ये होता है बच्चों, फाइंड दैट एवरीथिंग इज इन इट्स SI यूनिट्स. सबसे पहले यूनिट चेक करो. टाइम सेकेंड में है, ओके. velocity किलोमीटर पर आवर है, it is not the SI unit. So I need to convert this into the meter per second, which is the SI unit of velocity. So 108 multiplied by 5/18. I hope आपको मालूम है कि 5/18 कैसे आता है. Okay, this will become meter per second. मास इज इन kgs. ओके फाइन. इसकी कोई यूनिट नहीं है, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, मीटर पर सेकेंड हो, देर इज़ नो नीड टू कन्वर्ट. इट इज़ गोइंग टू बी 0. सो आई कैन कीप इट एज 0 मीटर पर सेकेंड. राइट. सो आपको सॉल्यूशन निकालना है फोर्स का. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और ऑल्सो एम वी माइनस यू अपॉन टी. वैल्यूज पुट कर देते हैं. 1000. आप चाहो तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो यहीं पे. 1000 0 माइनस यू की वैल्यू पुट करते हैं 108 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ गिवन टू यू इज 4 seconds. करेक्ट. सो 18 6 108, 6 5 30. सो 1000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 4. 425 250 का 1000. So 375 7500 Newton is the answer to this question. मगर ध्यान रखना है कि जो आपको फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस हो जाएगी. सो इट इज़ गोइंग टू बी माइनस ओवर हेयर. सो द फाइनल आंसर में माइनस आएगा. सो व्हाट डज दिस माइनस indicates that the force is acting in the opposite direction of the motion. So negative sign indicates force is acting in the direction opposite to the direction of motion. नेगेटिव का मतलब ही यही होता है. And the total force acting is 7500 Newton. So let us look at question number 9.4 example. 9.4. A force of 5 Newton gives a mass m1 an acceleration of 10 meter per second का स्क्वायर. तो फोर्स गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, क्या हम यहाँ से मास निकाल लेंगे. एंड ए मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. क्या यहाँ से m2 निकल जाएगा क्योंकि फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है. They are asking what acceleration would it give if both the masses were tied together.
टोटल मास m1 प्लस m2 कर दीजिए, टोटल मास मिल जाएगा। फोर्स सेम ही है, पूछता है एक्सेलरेशन कितनी आएगी। दोबारा सुनो, इतनी फोर्स एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दे रही है और सेम फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट को 20 की एक्सेलरेशन दे रही है। अब इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, पक्की बात है इसका मास कम हो गया, इसका मास ज़्यादा होगा। अब कहता है सेम फोर्स अगर दोनों को इकट्ठे ही जोड़ दिया जाए तो कितनी एक्सेलरेशन देगा, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल मास मिल जाएगा, फोर्स पता ही है, एक्सेलरेशन निकल जाएगी। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। अगेन वी आर गोइंग टू फॉलो आवर सेम पैटर्न। सबसे पहले लिखिए गिवन क्या है। फोर्स इज गिवन टू यू 5 न्यूटन, मास m1, मास m2, एक्सेलरेशन गिवन टू यू इज 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर and acceleration given to you is 20 meter per second का square. Correct? What is he finding? Want to find acceleration when both mass are tied together. दोनों को इकट्ठे जोड़ दिया, उसका मास जोड़ने के बाद आप बताइए उसको एक्सेलरेशन कितनी दी जा सकती है। तो सबसे पहले मास निकालने का काम करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या है, F इज इक्वल टू m1 a1, यहीं पर लिख लेते हैं F इज इक्वल टू m2 a2, ठीक। एंड वी नो दैट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, क्योंकि ये गिवन है हमें। सो 5 इज इक्वल टू m1 इंटू 10, 5 is equal to m2 into 20. So 5 2 5 4. So मास कितना हो जाएगा, m1 is equal to 1/2 kgs एंड यहाँ कितना हो जाएगा मास 1/4 kg। मिल गया मास हमें। आप चाहो तो डेसिमल्स में भी निकाल सकते हो, 0.5 kgs और यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25 kgs। करेक्ट, ये आ गया m1, ये आ गया आपके पास m2। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया अपना। नाउ ही सेज दोनों मास को कंबाइन कर दिया। ओके, सो टोटल मास कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25, दैट इज 0.75 kgs। फोर्स अगेन इज इक्वल टू व्हाट, 5 न्यूटन अप्लाइड, गिवन है हमें। ये क्या है, कैलकुलेटेड above. So F is equal to m into A is equal to F upon m. What is F? 5 Newton. Mass 0.75. डेसिमल हटाएंगे तो 00, 25 3 था, 25 2 नहीं 50, ठीक। 25 3 था, 25 2 था 50 एंड देन 0 एज इट इज कर लिया। So 3 6 था 18 डेसिमल, 3 6 था 18, 3 6 था 18 20, 3 6 था 18, it will go on. So it is going to be like this. So acceleration will be equal to 6.67 meter per second का square. This is going to be your answer. So आप लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे जो उन्होंने पूछा है, that on tying together or या combining together m1 and m2, acceleration produced by 5 Newton of force will be 6.67 meter per second square positive में। करेक्ट, दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल 9.5 देखते हैं क्या कहती है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। ये आपको ग्राफ दे दिया गया है, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटीज बताएगा। करेक्ट, मास उसने हमें दे दिया। ही सेज अगर इनिशियल टाइम 1 है तो वेलोसिटी 0 पे कितनी वेलोसिटी है बच्चों, दिस इज 0 पे वेलोसिटी है 20। अगर 0 पे 20 है यानी कि स्टार्टिंग में 20 है तो वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है,
तो स्लोप ऑफ द ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब ये क्या देगा? डी एक्सेलरेशन। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, यानी हमें बताना है इस टाइम पे जब वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है तो टोटल टाइम टेकन मिल गया 10 सेकेंड्स, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 20 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी 0। अगेन लिसन टू इट। बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग along a straight line on a long table is given to you। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 20 थी, जब टाइम 10 हुआ तो वेलोसिटी 0 हो गई। वो पूछते हैं हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस बॉल और टू ब्रिंग दिस बॉल टू द रेस्ट। सिंपल एफ लिखना है। व्हाट इज एफ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एम गिवन है v माइनस यू अपॉन टी। तो चलिए अगेन देखते हैं गिवन क्या क्या हमें अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इन ग्राफ में गिवन है एट टाइम t ज़ीरो velocity is equal to 20 मीटर पर सेकेंड, एट टाइम 10 सेकेंड्स velocity is equal to 0 मीटर पर सेकेंड। ये गिवन है हमें, ठीक। और हमें क्या गिवन है? मास गिवन है। मास कितना है? 20 ग्राम। व्हाट डू यू नीड टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड फोर्स। एग्जैक्टली, खत्म। कुछ भी नहीं है यार, वेरी सिंपल। सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक दी यूनिट्स। टाइम 0 to 10 सेकेंड, सेकेंड्स में है, ओके, ऐसा यूनिट है। यूनिट यू की क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है। मास क्या है? 20 ग्राम। ओके, दिस इज नॉट द ऐसा यूनिट, आई नीड इट इनटू किलोग्राम्स। सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -3 kgs, और यू कैन से 0.02 ग्राम kgs, सॉरी, ठीक है, 0.02 kg। सो फोर्स क्या होती है? इज इक्वल टू मास v माइनस यू अपॉन टी। मास हमें मिल गया 0.02 kg, वेलोसिटी हमें फाइनल पता है 0, इनिशियल वेलोसिटी -20 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, करेक्ट। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? 0.02 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 10। 10 से ये गया तो ये आ गया -2 रह गया, 2 2 से 4, सो इट इज़ -0.04 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉल। Okay, we are finding force, sorry, this is not the 0.04, this is the Newton. It is going to be the force. So the force required is -0.04 Newton. A small change, बच्चों, the velocity given to you in the graph is centimeter instead of meter. So we will need to convert this also. या तो इसको convert कर लो या सीधा डाइन में ले आओ, क्योंकि ये ग्राम में या सेंटीमीटर में, we let us convert it into डाइन, सीधा ही आंसर डाइन में निकालते हैं। सो आपके पास आंसर आएगा बच्चों F इज इक्वल टू mv माइनस यू अपॉन टी, दैट इज ग्राम में ले रहे हो तो सीधा 20 लीजिए, इंटू 0 माइनस 20 अपॉन टाइम टी, तो कितना आ जाएगा? 20 इंटू -20 अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी -40। अब ये किस में आया आपका? DYNE में, डाइन में आया। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें। सो फोर्स इज इक्वल टू -40 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन। तो -5 करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.0004 न्यूटन, करेक्ट। ये कैंसिल करो बच्चों, इसमें गलती है, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। तो अगर यहाँ, अच्छा चलिए, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे फिर सारी कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सो द बेटर ऑप्शन इज टू कन्वर्ट इट इनटू डाइन। डाइन में लेके आइए आंसर को एंड देन कन्वर्ट इनटू न्यूटन। सो हम यहाँ मार्क कर सकते हैं दिस इज बीइंग टेकन इन ग्राम्स एंड वेलोसिटी इज टेकन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर किलोग्राम में लेना चाहते हो तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 को भी कन्वर्ट करिए इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो आप 0.02 इंटू -20 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10। सो डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 2 2 = 4, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.0004 न्यूटन। ये भी आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो, दिस इज द अनदर वे you can do, but I think this will be the simplest one
कि आपकी जो वैल्यूज़ गिवन है उसको लिखिए, डायरेक्टली कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि कन्वर्जन में गलतियाँ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, विद दिस वी एंड द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।